जिंदगी में दुख सिर्फ आपके नहीं है, उन स्टूडेंट्स के भी रहे हैं जिन्होंने तैयारी करी है। उन्होंने भी वो दिन देखे हैं जो शायद आज आप महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक विल पावर होती है जिसके बिहाफ में आपको अपनी मंजिल पानी होती है। 2003 में कुछ ज्वाइनिंग हुई थी मेरी नेवी में। तो कैडर मेरा उसमें लॉजिस्टिक्स था। वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए 2018 में मैं रिटायर्ड हुआ था। 6 महीने में अपनी तैयारी हो गई थी उतनी, जिससे मैं निकाल पाया था सारे। सर, आपको ड्रीम को चेज करना है तो उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा सर। आपको अपने रीजंस बहुत अच्छे से क्लियर हो। जब आपको अपने रीजंस क्लियर होते हैं तो आप हर एक गाइडेंस को बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ पाते हैं। फेलियर जो है वो होते हैं, नॉर्मल चीजें हैं। क्रिटिसिज्म आता है, माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, डिमोटिवेशन आता है, लेकिन रुकना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमेशा हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसे कैंडिडेट्स को हमेशा लाते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी आपको बताते हैं, अपने फेल्योर आपको शेयर करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि जिंदगी में दुख सिर्फ आपके नहीं है, उन स्टूडेंट्स के भी रहे हैं जिन्होंने तैयारी करी है। उन्होंने भी वो दिन देखे हैं जो शायद आज आप महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक विल पावर होती है जिसके बिहाफ में आपको अपनी मंजिल पानी होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विस मैन है, और सर ने जब अपना डिफेंस जो है वो कंप्लीट किया था, उसके बाद जो सेकंड इनिंग का मौका मिलता है उसमें सर ने तैयारी स्टार्ट करी, और बहुत कम समय में जो एक डेडिकेशन होता है उसके बिहाफ में सर जो है वो बैंक में है। आज हमारे साथ अविनाश सर हैं। अविनाश सर, हाउ आर यू? हाय सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं सर? डिग्री आपने कौन सी करी है सर? कौन से डिपार्टमेंट में सर थे सर आप? क्या कहते हैं, डिफेंस के कितना टाइम आपने वहां बिताया, और कब आपने सर सेकंड इनिंग स्टार्ट किया, और अभी आप कौन से बैंक में पोस्टेड हैं सर? सर, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। और ज़्यादातर वैसे दिल्ली में रहा हूँ क्योंकि पापा मम्मी वहाँ सेटल हो गए थे। जी। 2003 में कुछ ज्वाइनिंग हुई थी मेरी नेवी में। तो कैडर मेरा उसमें लॉजिस्टिक्स था। और वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए 2018 में मैं रिटायर्ड हुआ था। प्लस उसके बाद जैसा पिछले इंटरव्यू में हमने बात किया था सर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बैंकर बनूंगा। बट वो लाइफ चेंजिंग स्टेप बोलिए या क्या बोलिए, कोरोना ऐसा चीज आया जिसने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं कुछ सेकेंड इनिंग की तरफ दौड़ूं। तो फिर उसी को लेके जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, और 6 महीने में मेरे को लगता है 6 महीने में अपनी तैयारी हो गई थी उतनी, जिससे मैं निकाल पाया था सारे। अपना ग्रामीण पहले निकाला, फिर आईबीपीएस निकाला, फिर एसबीआई निकाला था सर मैंने। मतलब पहले आपने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया था सर, जी सर। आपका आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ, और जी अभी सर। आप सर एसबीआई क्लर्क में पोस्टेड है सर। जी सर। जी सर। तो अभी सर आपकी कहाँ पोस्टिंग है सर? एट प्रेजेंट मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में हूँ सर। कोरबा छत्तीसगढ़ में है सर। सर, जी सर। कितना 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 चैलेंजिंग होता है अविनाश सर, एज अ डिफेंस में आपने एक, आई थिंक 15 से 20 साल की आपने सर्विस दी। आपकी खुद की फैमिली है सर, आपके माता पिता हैं सर, उनको भी संभालना होता है। उसके बाद तैयारी करनी होती है सर। कितना ये टफर डिसीजन होता है सर, और कैसे इसको आपने बैलेंस किया सर? तो बहुत बहुत मतलब, आप समझ लीजिए कि सर, 15 साल जो मैंने डिफेंस में दिया उस समय हम बुक्स को छू नहीं पाते। इतना हेक्टिक लाइफ होता है डिफेंस का कि हम पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान दे नहीं पाते। और फिर वो जो गैप हो जाता है 15 साल का, जो आप स्टडी छोड़ के आए हो, फिर उसके बाद 15 साल से फिर आप उसको तैयारी कर रहे हो कि मेरे को बैंक में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने हैं। तो उसी हिसाब से फिर तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपका स्टडी ठीक है तो हम देखते हैं कि 2 या 3 घंटे लोग पढ़ते हैं तो वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को क्या करना पड़ता है, पूरा उसमें लगना पड़ता है। तो वो 2 3 घंटे हमारे 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं सर, एकदम से। वो उस समय फैमिली को देखते हुए मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, ऐसा बताऊं, क्योंकि उसने मेरे को फ्री छोड़ दिया था कि आप पढ़िए 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 करके। तो 12 13 घंटे सर हमने पढ़ाई की थी सर। सर, मुझे एक आपका स्टेटमेंट याद है जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी सर, कि आपका, जब आप थे सर्विस में और उस टाइम पे आप जब स्टडी कर रहे थे, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, आप सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 8 बजे आप आते थे,
और उसके बाद 10-11 बजे आप पढ़ना स्टार्ट करते थे, जो कि जाके 1-2 बज जाता था। हाँ, उसका बताता हूँ सर। सुबह वो क्योंकि अर्निंग का कुछ और इशू, वो तो मेरे पास साधन नहीं था, तो ऐसे ही किसी के साथ लगा था, तो शाम तो हो ही जाता था उसमें। उसके बाद शाम को आके लग जाना है खाना का, मतलब खाना तो 10 बजे के आसपास खाते थे, तो शाम को 6-7 बजे से लग के 10 बजे तक खाना खाया। उसके बाद फिर 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक सर वही काम करते थे सर। पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट देना, सबसे ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट ही दिए थे सर, शांति वाले माहौल में। और उसके बाद सो जाना, फिर 8 बजे वापस से काम पे चले जाना सर। सर मुझे करेक्ट करिएगा, आप सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं और वापस से सुबह 8 बजे आप जॉब पे जा रहे हैं सर? जी सर, जी सर। ये मतलब सर थोड़ा समझाइए मुझे सर, आज की यंग जनरेशन में एज अ टीचर सर मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप कह रहे हैं सर 8 बजे जाके आप शाम को 6 बजे लौट के पहले 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा फ्रेश हुए आप वापस से पढ़ के आप सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं सर। इतना डेडिकेशन सर, और एक सबसे मेन चीज की एक सर उम्र भी हो जाती है सर, तो ये सर मतलब कैसे सर? सर, दो चीजें होती है सर। आपको ड्रीम को चेज करना है तो उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा सर। और दूसरी नेसेसिटी भी आती है सर। अभी अगर आपने सोच लिया कि नहीं, ये नौकरी मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो सर उसके लिए आपको जी जान लगाना ही पड़ेगा। तो वो दिमाग में डाल दिया था कि मेरे को नौकरी करना ही है कैसे भी, बैंक का। वो एक तरफ से डेडिकेशन मिला अंदर से सर। तो इसीलिए मेरे को वो टाइम चूज करना पड़ा। सुबह तो नो, इधर उधर थोड़ा क्यों कमाना भी था थोड़ा सा, खाली पेंशन से काम नहीं चल पाता है सर आज के टाइम पे। तो इसलिए वो भी काम जरूरी था, पढ़ना भी जरूरी था। तो इसीलिए सर खुद को उस वे में ढाला। एक्चुअली डिफेंस में एक और चीज है कि सर हम लोग ढलते बहुत जल्दी हैं, मतलब कोई सिचुएशन में इतना 15-20 साल में ये सीख जाता है कि कोई सिचुएशन में कैसे ढल जाना है। तो मैंने सोचा ये रूटीन, मैं अपना ये रूटीन बना लेता हूँ, तो अपने आप बॉडी और माइंड मान ही जाएगा कि हाँ ये रूटीन करना ही है करके सर। बहुत 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 उच्च विचार सर आपने बताए हैं सर, कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को पाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाइए, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। बहुत मतलब इस चीज को मैं हमेशा कहता हूं कि आपको समय के अनुसार परिवर्तित होना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं तो, और वो आपको लाना ही पड़ेगा। सर जैसे 15 साल के बाद आपने सर बैंकिंग को देखा होगा, तो मैं ये मानता हूं सर कि आपके लिए इनिशियल लेवल पे सारे सब्जेक्ट जीरो रहे होंगे, क्योंकि जी सर सर, जब जी। 15-20 साल बाद जब हम पढ़ते हैं सर, तो कहाँ हमने कब पढ़ा है, अब वापस से हमें किताब खोलना है सर। तो एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट आपके सामने थे सर, मैथ्स था, जीए था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, कितना चैलेंजिंग लगा सर पहली बार सिलेबस देख के? और कैसे आपने उसको प्लान आउट किया कि नहीं यार मैथ्स को ऐसे करेंगे, रीजनिंग को ऐसे करेंगे, जीए को और इंग्लिश को ऐसे करेंगे? सर मेरा एक लाइफ का पहले से सिद्धांत है कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस को मतलब वैल्यू देता हूँ सर। जैसे कोई टीचर है, उसने पढ़ाया कि आपको रीजनिंग में ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो मैं वो फॉलो करता हूँ। अब मैं खुद से ये स्टेप नहीं बनाने जाता कि नहीं, उनका बताया हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद एक स्टेप बनाता हूँ कि पहले इसको करूंगा, पहले उसको करूंगा, पहले उसको करूंगा। तो ये मेरा मतलब खुद का सिद्धांत है सर। तो ये जो 4 सब्जेक्ट थे सर, मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग जीए था। तो जीए का फॉलो उस समय कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि आप रोज सुबह 1 घंटे का जो क्लास होता है उसमें वो न्यूज़पेपर कटिंग्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, वो सुना कीजिए। और शाम को एक और बार मैराथन चलती है, उसको देखा करिए। तो जीए को वैसे करता था सर। और उसको लिख के मेरे याद नहीं होता मेरे को, इसलिए मैं खाली वो क्लासेस ही देखता था सर। इंग्लिश का ऐसा था कि थोड़ा पहले से मेरा ग्रामर स्ट्रांग था। मैं ये नहीं बोल सकता कि वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नहीं पता सर मेरे को। लेकिन हाँ, वो सेंटेंस पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि इस कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ नहीं करना है। तो उस पे ज्यादा उतना नहीं दिया कंसंट्रेशन। देन नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक थोड़ा स्ट्रांग था मेरा। 10th में 95% आए थे सर मेरे। तो लेकिन वो था सीबीएसई सिलेबस, जिसमें हम एक्स की वैल्यू लेके करते हैं सर। और उसको भी छोड़े हुए सर 15 साल हो गए थे।
तो जब वो क्लासेस करनी शुरू हुई तो अब ये हमारी बिहार की जो एक देसी मैथमेटिक्स होती है उस हिसाब से पढ़ाते हैं जिससे आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं सर। तो उसको थोड़ा सीखा, मतलब ये बोलना चाहूंगा कि एक्स की वैल्यू को छोड़ दिया मैंने, जैसा सर ने बताया वैसा सीखा, 10 100% मानो, ये मानो कर करके उसको फॉलो किया। वो थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन हुआ सर। उसमें भी अब मैं खाली एक्स सर्विसमैन के लिए बोलूंगा सर कि हमको क्या है कि 100% नहीं लाना होता। ये भी एक है सर कि हमको 100% नहीं लाना होता, तो हम कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं जी। और जो टॉपिक्स हमारा स्ट्रांग है उसमें हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो एक दो टॉपिक्स छोड़े मैंने मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी और थोड़े एक दो हैं सर, टाइम और प्रोबेबिलिटी छोड़े, जिससे मैंने कहा ये चलो 4 मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी मार्क्स हैं उस पर मैं ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, तो वो मैंने उस पर कंसंट्रेशन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं सर रीजनिंग में। रीजनिंग में सर मैंने बताया था जैसे आपका है सर, मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट्स वो मेरे को आता ही नहीं था सर, या मेरे लिए पहला ही बोल सकते हैं, मेरे लिए पहले फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ सर। तो आपने बोला कि हम सीटिंग अरेंजमेंट जब बनाने जाते तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपने आप कर रहा था तो हम एक लाइन खींच दे रहे थे, ऐसे 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 सीधी रेखा, और उसमें बैठाना शुरू करो। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप 1 2 3 4 6 ऊपर से लेके नीचे तक लिखो और उसके बाद आप उसमें स्टार्ट करो। तो उससे मेरे को थोड़ा ज्यादा इजी हो गया, लेफ्ट राइट बैठा है, लेफ्ट को अपन ये मान वेस्ट मान लो और उसको कर लो, बड़ा मतलब सपोर्टिव रहा सर। तो रीजनिंग तो आपकी तरफ से मैंने पॉइंट उठाया था सर, और उससे मेरा अच्छा खासा हुआ था सर। नहीं नहीं, वाकई सर आपका मुझे याद है जिस टाइम पे आप स्टडी करते थे सर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ एज अ स्टूडेंट सारे बच्चों को कि जब कभी भी मेरे पास दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है, एक डिफेंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हमेशा बहुत श्योर हो जाता हूँ कि हमारे जो डिफेंस के कैंडिडेट हैं वो तो क्वालिफाई कर ही लेंगे अगर उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए तो। और इसका कारण है, कारण ये है कि आपको सर वो रीजन पता है कि आपको क्यों करना है। जी हमारे सर। साथ एज अ टीचर एक चैलेंज ये होता है सर कि हमें बच्चों को रीजनिंग पढ़ाने से पहले हम पहले सर विल पावर सिखाते हैं। हमें ये सिखाना होता है कि आपको जिंदगी में ये क्यों करना है, क्योंकि मेरा पढ़ाना आपके काम तब आएगा जब आपके दिमाग में हो कि आपको करना क्यों है, क्योंकि जी सर। तभी हाँ, आप ये यही है सर। वो नए बच्चों का क्या होता है कि उनको ड्रीम्स ही अभी तक क्लियर नहीं होता कि हमको करना क्या है आगे। और वो 3 4 मजेदार, जैसे बोलते हैं कि 3 4 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके चलते हैं सर। अब उनमें से उनको सिलेक्शन अभी ये कंफर्म नहीं होता कि हमको जाना कहाँ है। तो सही बोल रहे हैं सर, उनको थोड़ा ये आप सेट करते हैं, सही बता रहे हैं सर उनका और ये ड्रीम। आपके हाँ, और आपके साथ बेस्ट पार्ट ये होता है सर कि आपको सिर्फ गाइड करना होता है सर, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है कि आपको क्यों पढ़ना है, काहे के लिए पढ़ना है। सर ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप सुबह 8 बजे एक जॉब पे जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, आते ही आपने 4 घंटे नॉन स्टॉप स्टडी करी सर, फिर आप 1 घंटे का टाइम लेके वापस पढ़ रहे हैं, और सुबह 4 बजे तक आप पढ़ रहे हैं सर। आपको कोई नहीं बोल रहा है सर, लेकिन आप कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्यों जरूरी है और इसका फायदा क्या है, जो कि आज हम देख पा रहे हैं। तो जिंदगी में ये चीज हम अविनाश सर से सीख सकते हैं कि आपको अपने रीजंस बहुत अच्छे से क्लियर हो। जब आपको अपने रीजंस क्लियर होते हैं तो आप हर एक गाइडेंस को बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ पाते हैं। अविनाश सर, जब हम लोग बैंक एग्जाम की बात करते हैं तो जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सर मेंस में एज अ डेटा अगर मैं आपसे बताऊं तो 70 to 80% बच्चे सर मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके दो कारण होते हैं सर। पहला, उनको लगता है कि जैसा वो प्रीलिम्स पढ़ के आए हैं बस वैसा ही मेंस देंगे और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, जबकि हम सभी जानते हैं कि मेंस और प्रीलिम्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रीलिम्स जो कि एक स्पीड ओरिएंटेड सेशन होता है, और मेंस आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड सेशन होता जी है। जी सर। आपने सर मेंस की तैयारी कैसे करी? स्पेशली मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि मैथ और रीजनिंग के जो हाई लेवल पैटर्न थे उनकी आपने प्रैक्टिस कैसे करी सर, और किस तरह से अपना स्कोर आपने बूस्ट किया? सर मेरे को याद है जब स्टार्ट किया था उस समय किसी भी बैंक का नोटिफिकेशन तक नहीं आया था। कोरोना की वजह से सब डिले चल रहा था। जी। तो फिर मैंने पढ़ने पे ही ध्यान दिया था। और उस समय सब बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि आप पहले से ही समझ के चलो कि आप मेंस ही दे रहे हो करके। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। तो मैंने सर 2 2.5 महीना कॉन्सेप्ट क्लियरेशन में ही लगाया था।
कि मेरे को डाटा सफिशिएंसी करना है, टेबल्स बनाने हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट पे ही गया था सर मैं। उसके बाद सर फिर मैंने मॉक्स देने शुरू कर दिए थे, और मॉक्स का सेशन मेरा ऐसा रहता था कि मैं 3 मॉक्स देता था प्री के, और एक मॉक्स देता था मेंस का, क्योंकि मेरे को स्पीड भी लेके आनी थी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना था सर खुद का, और ये भी इंश्योर करना था कि हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ। सर आप लोग हमेशा ये बताते हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि आप क्या चीज छोड़ सकते हैं, ना कि ये ध्यान रखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने छोड़ना सीख लिया तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने इसको सर फॉलो भी किया है और उसका जी सर। नतीजा भी हम लोग सर देख पा रहे हैं। सर जैसे आपने कहा एक चीज की 6 महीने में आपने तैयारी जो है वो अपनी लगभग कंप्लीट कर ली सर, और उसके बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम्स भी क्लियर हुए जो कि हमने भी देखा सर। आइडियली सर कई ऐसे बच्चे एज अ स्टूडेंट होते हैं जो सर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी कभी प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, कभी मेंस नहीं निकल पाता। तो सर आपके शब्दों में वो 6 महीने की कौन सी ऐसी आपने फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी सर कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ और उसके बाद जब आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया सर तो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स भी क्लियर हुए सर? सर उसमें भी फिर आप ही लोग को मैं श्रेय दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि ये जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, वही फॉलो किया है सर मैंने। मतलब अपने मर्जी से मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। आपने कहा कि आज 2 मॉक, आप जो यूट्यूब सेशन भी लेते थे सर क्लास में उस टाइम पे, कि ये टेस्ट क्लियर करना, आप आज 2 मॉक्स लगाएंगे आप लोग, फिर आप एनालाइज, मॉक्स के बाद आप एनालाइज भी करो कि आपने कहाँ पे गलती की है, और फिर जो गलती की है उसमें आप देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं, नहीं हुए तो उसका कॉन्सेप्ट एक दो बार और जांच लो। तो मैंने सर बेसिकली आप ही लोग को फॉलो किया सर, जो 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 टीचर्स ने बोला सर। प्लस और इतना आप लोगों ने अच्छा कराया कि सर मैंने सिर्फ आरआरबी के एग्जाम तक ही पढ़ाई की। अब जब आरआरबी क्लियर हो गया तो फिर मैंने सारी पढ़ाई छोड़ दी कि अब एक नौकरी लग गई, और उसके बाद आईबीपीएस, और आईबीपीएस एग्जाम मैं दे चुका था और आरआरबी में ज्वाइन कर चुका था। एसबीआई का एग्जाम मैंने आरआरबी में रहते हुए दिया था बिना पढ़ाई किए हुए सर, जबकि लोग बोलते हैं कि एसबीआई का एग्जाम टफ होता है सर, और वो मैंने हंसी मजाक में दिया था कि नहीं भी होंगे पास तो चल जाएगा, अपन तो पहले से नौकरी कर रहे हैं सर। बिल्कुल। लेकिन कॉन्सेप्ट इतने क्लियर आप लोगों ने करवा दिए थे, और प्लस तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि वो अपने आप ही क्लियर हो गया सर वो। नहीं नहीं, ये बहुत, मैं इस चीज को जरूर कहूंगा सर कि इसमें आपने जो डेडिकेशन दिखाया था सर, मुझे वो चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हैं। क्योंकि अविनाश सर हमेशा कभी भी कुछ डाउट होता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी, इवन छोटी छोटी चीजों को वो शेयर करते थे, और एज अ टीचर हमें पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट हमारे लिए वो सबसे प्रिय होता है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करे। ये एक टीचर की बेस्ट डिफिनेशन होती है जिसको मैं बड़ा बेहतर मानता हूँ। और इसमें अविनाश सर बिल्कुल अव्वल नंबर पे थे है ना, कि जब कभी भी जब सर कभी भी कोई। इसी में आपकी बात बताऊंगा सर। जैसे अपना ये, सर अब तो मेरे को लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट भी भूल चुका हूँ थोड़े बहुत, जो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं सर, कि ए इज बी करके और बी इज सी, तो जी। हम अपन वही, आपने कहा कि इसी सेंटेंस को पकड़ो, और जो बाकी जो आप नहीं पकड़ रहे हो दैट इज पॉसिबिलिटी सर। जी। और वो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने के लिए हम, मैंने देखा है सर, अभी भी मैं ग्रुप, आपके ग्रुप में जुड़ा हूँ सर टेलीग्राम में, अभी भी मैं देखता हूँ सर कई बच्चे का अभी भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर। जी। आइदर वो, वही बात है कि वो ड्रीम को ज्यादा चेज नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आइदर रीजंस हो सकते हैं सर ऐसे। जी। नहीं बिल्कुल सर, ये यहाँ पे जरूरी है कि आपको अपना रीजन क्लियर हो तो आप हर एक चीजों को बहुत डेप्थ पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए गाइडेंस कभी भी, टीचर हमेशा यही चाहते हैं, पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि आपका भला हो। आप अगर उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अभी आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि आपने, क्या आपको रीजन क्लियर है, क्या आपको वाई क्लियर है ना। क्योंकि पढ़ाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारा जो पढ़ाना है वो अपने आप व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सारे बच्चों के लिए एक मैसेज है सर की तरफ से कि अपना वाई क्लियर रखिए। आप यकीन यस मानिए सर। आपको गाइडेंस तो परफेक्ट दी जा रही है, उसको फॉलो करेंगे आपको फायदा बहुत होगा। जी सर। अविनाश सर, मॉक टेस्ट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? और एक
एज अ स्टूडेंट अगर कोई है तो उसके लिए मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर? सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मॉक टेस्ट ने ही एक तरह से मेरे को क्लियर भी कराया है सर। क्योंकि अभी मॉक टेस्ट देने के हम धीरे धीरे तरीके अपनाते, टाइम लिमिट्स, क्लॉक सेट करना सर। प्लस अभी देखिए सर, मैं राइट हैंडेड हूँ। तो मैंने 2 महीने तो इसी में प्रैक्टिस किया कि मैं माउस को लेफ्ट हैंड में पकड़ूं और पेन को राइट हैंड में पकड़ूं सर, जिससे मेरे 10-15 सेकंड बच जाएं। 10-15 सेकंड में मेरे 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं सर। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर कम से कम प्री का तो सर 5-6 आराम से दे सकते हैं सर एक दिन में। और मॉक टेस्ट सर फ्रीली अवेलेबल है। प्लस ठीक है, कुछ लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा बोल सकते हैं सर। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मॉक टेस्ट है वो उसी को रिपीट कर लें सर। रिपीट में भी तो पता चल जाएगा, ये एनालाइज कर लें सर। कर सकते हैं सर, और मॉक टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मॉक टेस्ट की भूमिका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकंड टीचर आपके मॉक टेस्ट है। अगर रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली मॉक टेस्ट तुरंत बता देगा आपको कि देखो आपने रीजनिंग इतना पढ़ा है, मैथ आपने इतना पढ़ा है, इतने आप पानी में हैं, अभी इसके ऊपर अभी आपको और जाना है, तो मॉक टेस्ट। वही वही मॉक टेस्ट वैसा ही है सर। ड्राइविंग सीख रहे हैं, उसके बाद गाड़ी आपको दे दी कि भाई चलाओ। तो मॉक टेस्ट वैसा ही है, जितना आप चलाओगे उतना आपको गाड़ी का प्रैक्टिस होगा सर। बिल्कुल, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप मॉक से जो है वो प्रॉपर फैमिलियर जो है वो होते जाएंगे। और वहां एग्जाम में लगेगा नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो, आपको लगेगा कि ये तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ। आपका स्पीड रहेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमेशा आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। और कोशिश करें, अगर आपका बेस क्लियर हो गया है, एग्जाम में टाइम है, तो एटलीस्ट 2 दिन में एक बार मॉक दीजिए। और अगर आपका एग्जाम एक से 1.5 महीने बचा हुआ है, कोशिश करें कि डेली एटलीस्ट एक मॉक जरूर दें। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस अगर आपका एग्जाम अभी डिले है तो हफ्ते में एक मेंस जरूर दीजिए। और केवल मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे फायदा आपको उतना ज्यादा होगा। जी सर। अविनाश सर, बैंक में जाने के बाद हम नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें देखते हैं सर। ये पर्क्स है, वो पर्क्स है, ये बेनिफिट्स है, ये अलाउंस है, ये ऐसा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, काफी चीजें स्मूथ होती हैं। मतलब एक हम बहुत अच्छे से ऑफिस में भी और घर पे भी चीजों को बैलेंस कर पाते हैं सर। क्या कहेंगे सर? नहीं, वो ये तो सर हम हर जगह रहता है कि अ, जो दिखता है वो होता नहीं। मैं क्लियरली बोलूंगा, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये दोनों साइड में है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सर। कि मतलब आपको कुछ नेगेटिव दिखती है तो वो आपको पॉजिटिव आने के बाद पता चलेगी, और नेगेटिव दिखती है तो वो पॉजिटिव दिखती है तो नेगेटिव आने के बाद पता चलती है। वो अपने ऊपर है सर कि हम कैसे लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं सर एक्सपीरियंस को मैटर करता हूँ हमेशा सर। तो मेरा लाइफ हमेशा अच्छा गया ब्रांचेस में, क्योंकि ब्रांच मैनेजर सर कोई भी पहले से बैंक में है, एज अ ब्रांच मैनेजर है, 5-6 साल, 10 साल, 20 साल जो करके आ रहा है नौकरी, अगर वो कुछ बता रहा है तो हमें उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, थोड़ा बहुत हमें रूल्स थोड़ा देखने पड़ते हैं, कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ द वे जाती हैं। लेकिन उस आउट ऑफ द वे को रूल में रहते हुए कैसे करना है वो भी वही लोग बताते हैं सर। तो उससे क्या है कि आपका कभी भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी ब्रांचेस में। और फिर टाइम पे निकलिए सर ब्रांच से। तो हो सकता है थोड़ा शुरू में जैसे मेरे साथ हुआ कि सीखना है, सीखने के लिए सर थोड़ा एक्स्ट्रा तो आपको हर जगह देना पड़ेगा सर। थोड़ा एक्स्ट्रा दिया, सीखा, और जब सीख गए तो उसके बाद उसी काम को जहाँ 5 घंटे में करते थे उसको 4 घंटे में किए, अपना टाइम पे निकल गए सर। बिल्कुल। और सर हमने ये भी, मतलब एक जो कॉमन परसेप्शन लोगों का होता है कि बैंक में आप काम करिए तो बहुत प्रेशर होता है और बहुत मतलब एक हेक्टिक शेड्यूल होता है। क्या कहेंगे सर? सर गवर्नमेंट बैंक है सर, सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं ये। तो गवर्नमेंट के पास ही लोड ज्यादा रहेगा सर, क्योंकि पब्लिक के लिए है। और उन वो सभी पब्लिक को वो कैटेगराइज नहीं करती गवर्नमेंट कि ये अमीर है गरीब है। तो पब्लिक का फुटफॉल भी उसी हिसाब से रहेगा। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपका शेड्यूल मतलब टाइट है एकदम। और कस्टमर इतने कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि जितने आप एक महीने में लोगों से मिलते होंगे, उतने एक घंटे में आपके पास कस्टमर आके चले जाते हैं सर।
लेकिन ठीक है सर, कस्टमर भी कितने देर तक रहेंगे आपके पास? आपका जो टाइमिंग है, बैंक जो टाइमिंग दे रहा है आपको कस्टमर सर्विस का, उतने टाइम तक ही रहेंगे सर। उसी में आप, और धीरे धीरे आप कस्टमर सर्विस सीखते हैं। हम लोग सर एज अ कस्टमर हमने काम किया है, तो हमें अब हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। तो सीखने वाली चीजें भी हैं। थोड़ा हेक्टिक तो है सर, थोड़ा बहुत हेक्टिक है, लेकिन पहली बात है कि आप ड्रीम तो यही चेज कर रहे थे कि आपको नौकरी चाहिए सर, तो नौकरी के साथ कुछ चीजें तो आएंगी ना सर। नहीं, यहाँ पे सर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा सर। हैक्टिक सर कहाँ नहीं है। आप वही सर। कौन सी ऐसी जॉब मुझे बताइए, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आप मुझे बताइए जहां आप गए हैं और आपको वर्क नहीं मिलेगा। काम आपको करना पड़ेगा सर, हर जगह आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जाम ये, देने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं सर हम लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मतलब अगर आप एसबीआई में हैं, आरबीआई में हैं, आप आरबीआई के ग्रेड भी हैं, असिस्टेंट एसबीआई में पीओ हैं, क्लर्क हैं, आरआरबी पीओ हैं, क्लर्क हैं, आपको काम करना पड़ेगा। तो एक जो मिथ है, मैंने सर से ये सवाल इसीलिए कहा कि देखो, काम मैं भी कर रहा हूँ, काम सर भी कर रहे हैं, काम आपको भी करना है। और आप ये सोचें कि आपने जॉब पा ली है, बस अब आप बढ़िया सोएंगे और महीने की सैलरी आपकी जेब में आ जाएगी, तो वो कहीं नहीं होता है। बस ये है, जैसे सर ने कहा कि भाई कस्टमर सर्विस एक वहां पे वर्क है। आप जब उसे एंजॉय करना चालू कर देंगे ना, लोग बैंक की जॉब में बहुत अच्छे से, बहुत एंजॉय के साथ अपनी लाइफ को पूरा जो है वो स्पेंड करके अच्छी पोजीशन से रिटायर होते हैं। तो काम हर जगह है। पर्क्स और बेनिफिट्स आपको बैंक जैसे सबको प्रोवाइड करते हैं, वैसे आपको भी मिलता है। और आप अपने अकॉर्डिंग उसको वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। जैसे सर ने यहाँ पे कहा कि शुरू में शायद वो काम सर ने 6 घंटे में सीखा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वही काम 4 घंटे में सीख गया, मतलब हो गया सर का, वही काम 2 घंटे में हो गया। तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि आप किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो प्रॉपर कर पाते हैं। जी सर। बैंक में सर जैसे हमने देखे हैं सर कि कुछ एडिशनल जो मतलब जो एक बच्चों का सवाल होता है सर, क्या ये वाला जो पर्क्स जो है मेंशन होता है सर, क्या ये भी हमें मिलता है क्या सर? ये वाला जो पर्क्स होता है, क्या ये भी हमें मतलब मिलता है क्या सर? ये जो एडिशनल जो है वो दिया होता है, क्या ये भी मिलना मतलब मिलता है क्या? तो आप सर सब अपने शब्दों में केवल ऊपर ऊपर इतना बता दीजिए सर कि ये सारे बेनिफिट्स क्या हम सभी को जो है वो मिलते हैं, क्या इसका फायदा हमें होता है सर? सर, जितना एडवर्टाइजमेंट में रहता है सब मिलता है सर। ऐसा नहीं है कि बैंक बोलेगी कि आपको टीए डीए मिलेगा और आप आओ और आपको नहीं देगी, ऐसा नहीं है सर। सब कुछ पर्क्स मिलता है, और आपके ये डेजिग्नेशन के हिसाब से है सर, चेंज होता जाएगा, बढ़ते जाएगा सर। सारी चीजें मिलती है सर, जितना भी एडवर्टाइजमेंट में है सर। मतलब जितना भी कुछ हम नोटिफिकेशन में देखते हैं सर, वो सब कुछ ठीक जी ठीक सर। लिखा होता है। जी सर। जी सर। और जिस दिन आप बैंक की और जॉब, इस जब आप अपना ग्रॉस सैलरी देखेंगे मंथ एंड में, तो वो जितना उन्होंने दिया रहता है उससे ज्यादा ही मिलता है सर। अरे वाह। कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है सर, चीजें उसमें। हाँ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉस सैलरी, एज्यूम मैं कर रहा हूँ, लेट सपोज 45,000 रुपए है ना, तो हम्म। सर के कहने के अकॉर्डिंग कि कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल कंपोनेंट होंगे, वो 46-47 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना? दिखेगा सर। हाँ, और यहाँ पे मैं कोट करूंगा कि ये केवल अविनाश सर का स्टेटमेंट नहीं है, मैंने कई बच्चों को जब इंटरव्यू किया है तो ये लगभग लोगों ने कहा है कि सर ये वाले बेनिफिट्स तो हमें मिलते हैं। सो आप सभी को ये चीज का टेंशन नहीं लेना है ना? बैंक एक बहुत रेपुटेड जॉब होती है, और जब आप इस पे इनरोल करते हैं, जब आप इसको पा लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस और चीजें दोनों बैलेंस जो है वो हो सकती हैं। सर, स्टूडेंट लाइफ में सर क्रिटिसिज्म ये एक ऐसा वर्ड है सर जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है सर। मतलब मैं आज ये नहीं कहूंगा कि अविनाश सर बैंक में पहुंच गए हैं तो क्रिटिसिज्म ना सुनते होंगे, सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे। मैं भी सुनता हूं। और ये जीवन के हर पहलू में आपको जो है वो मिलेगा। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, आपको क्रिटिसाइज करने वाला कोई ना कोई होगा। लेकिन हमें सर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब करता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और बड़ा बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट करता है सर। मतलब तैयारी कर रहे हैं सर, और कोई हमारा मतलब रिश्तेदार आ गया और आके पूछ रहा है कि 1 साल से लगे हो, क्या चल रहा है? और आप डिमोटिवेट हो गए सर कि बताइए इसने बोल तो बोल कैसे दिया, अच्छा ये मजा लेने आया, जो भी है। और रिलेटिव्स या दोस्त यार ये हमेशा आप पे कमेंट करेंगे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सर, इन सब बातों को सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। और उनको लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता, ये ले समाज भी मुझे ऐसा कह रहा है, अब तो मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम श्योर सर ये सिचुएशन आपने भी कभी देखी होगी, हम सब ने देखी है सर।
कैसे आपने इस सिचुएशन को टैकल किया सर, और जो बच्चे इस सिचुएशन में फंसे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? सर, बोलूंगा मैं भी डिमोटिवेट तो हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उस समय जॉब नहीं थी, तैयारी कर रहे हैं, तो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आता है। और प्लस डिफेंस में रहते हुए आपके खर्चे उतने हो जाते हैं स्टार्ट, जिसको आप पेंशन में मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उसको फिर मैंने वही किया सर, जिस दिन किसी ने बोला तो उस दिन 1 घंटा ज्यादा पढ़ लिया सर। ठीक है, चलो एक मॉक और लगा लेते हैं, दिमाग कहीं और वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से किया। वो पर्टिकुलरली यही हुआ मेरे साथ कि एक मॉक एक्स्ट्रा मैंने करके रखा था कि एक कोई मेरे को मम्मी ने बोला तो एक मॉक ज्यादा, पापा ने बोला तो एक मॉक ज्यादा सर। ये बहुत सही आपने सर मोटिवेशन खुद के लिए बनाया हुआ था कि अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उस पे मैं डबल पढ़ाई करने वाला हूँ। उसको डिमोटिवेट अंदर से तो होते हैं सर, लेकिन ठीक है, मैंने एक मॉक एक्स्ट्रा लगा दिया, मन से नहीं लगाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा नींद आ रही है वो भी है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा तो किया ना सर, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस अपने आप बाद में दिखता है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है सर। मैं एम श्योर जितने बच्चे हमें देख रहे होंगे ये जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे सर। सर, बहुत सारे जॉब क्लास पर्सन होते हैं सर जो तैयारी कर रहे होते हैं, और उनके साथ एक बड़ा सवाल ये होता है सर कि ऑलरेडी हम सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे आए, ऑफिस में बहुत हेक्टिक लोड होता है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 3 घंटे कम से कम पढ़ना भी है, कैसे हम मैनेज करें इसको, हमें अदर्स एक्टिविटीज भी करनी होती हैं, तो कैसे जॉब के साथ अपनी तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है अविनाश सर? सर वही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा सर, कि आप चाहते क्या हैं, आप इसी में जॉब में रहना चाहते हैं या आपको आगे प्रगति करनी है सर, मोटिवेशन पे ही है सर। अगर आपने खुद को मना लिया कि वो करना है, तो अपने आप अंदर से आने लगेगा कि मैं इतना पढ़ लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ये होता है कि जैसे शाम को मैं भी अभी आया तो थकावट है, तो पावर नैप ले लो सर, थोड़ा सा पावर नैपिंग कर लिया, 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर रात में थोड़ा पढ़ लिया। बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है सर, डिफेंस में हमने ये देखा है कि 2-2 3-3 घंटे सो के भी हम पूरा दिन काम करते हैं सर। बॉडी अपने आप अडेप्ट करती है सब चीज को सर। हाँ, मतलब आप अगर थोड़ा रूटीन बना लें, है ना, जैसे सर ने कहा पावर नैपिंग एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि अगर आप 1 घंटे की फोकस नींद अगर आपने ले लिया तो उसका आपको फायदा आपकी स्टडी में बहुत अच्छा होगा। वो आपके पावर नैप के अपने आपकी टाइमिंग अपनी हो सकती है, आपका 30 मिनट हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन रूटीन बनाइए, उस पर स्टिक रहिए। जैसे सर ने कहा कि डिफेंस में एक चीज ये मैंने भी सीखी है कि आप अपने शरीर को जैसा ढालने की कोशिश करेंगे, 10 दिन में 20 दिन में वो ढल जाएगा। और शरीर जो है वो वही मतलब उसको रियलिटी नहीं समझ में आती है। आप हम्म। जिस तरीके से उसको मोल्ड कर देंगे वो एक टाइम के बाद वैसी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कर पाए। अविनाश सर, रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी आपकी स्क्रैच से कैसी थी? क्योंकि मुझे तो मालूम ही है सर कि आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, और ओवरऑल जर्नी में सर मेरा योगदान आप कितना मानते हैं सर कि रहा है आपकी जर्नी में? स्क्रैच ही था सर, मतलब मैं पता कहाँ था कि रीजनिंग भी ऐसे करके होता है। स्टार्टिंग सर यूट्यूब में गया था चैनल्स में। अ, मेरे ख्याल से उस समय, हाँ, 2018 में जब मैं रिटायर हो रहा था उससे पहले अड्डा में ज्वाइन किया था सर मैंने। तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं दिल्ली में, तो क्लासेस बेमन ऐसे ही चला जाता था सबके साथ, क्योंकि मेरे को करना तो था नहीं। वहां से आपके बारे में सुना था सर, शायद से आप अड्डा में थे सर पहले, तो उतना अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जब 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना सर, तब यूट्यूब चैनल्स में ही पहले देखने लग गया कि भाई क्या करना है कैसे करना है, तो फिर आपको फॉलो किया। फिर टेलीग्राम ग्रुप, पहली बार टेलीग्राम डाउनलोड किया, पता भी नहीं था कि मोबाइल में टेलीग्राम भी करके होता है, टेलीग्राम ग्रुप में आया यूट्यूब से। उसके बाद फिर धीरे 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 पता नहीं चला सर, कैसे 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 करके मैं फॉलो ही करता गया। बताया सर मैंने जैसे आपको कि मेरा
वो खुद का अंदर से है कि बस फॉलो करो सर, जो टीचर्स बोल रहे हैं फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। तो उस समय अड्डा का भी मैं फॉलो कर रहा था और आपका भी फॉलो कर रहा था। लेकिन लाइफ में एक और चीज सीखी है मैंने कि आप जब एक ही चीज दो जगह से पढ़ते हैं सर, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में वो होता है, दो नाव पे सवार होने वाली बात होती है, दोनों नाव कभी इधर जाएंगे तो आप डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो धीरे धीरे एक को मैंने साइडलाइन किया, फिर आपको अकेले को फॉलो किया सर। क्यों- क्योंकि सब्जेक्ट्स वही हैं, कॉन्सेप्ट वही हैं, आपको जिसका समझ में आ रहा है आपको उसी को फॉलो करना है। तो आपका मेरे को सीटिंग अरेंजमेंट, मैं बार बार बोलूंगा सीटिंग अरेंजमेंट से ही मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया, तब जाके धीरे 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 फिर मैंने आपको ही फॉलो किया था सर। तो आपका मैं योगदान सर कम से कम भी 85 to 90% मानूंगा सर, रीजनिंग में सर मेरा। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और मुझे बड़ी खुशी है सर बीइंग अ टीचर। जब देखिए, हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो कंटेंट में हम मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट उसको समझें, उसको उसकी वैल्यू करें, क्योंकि एट द एंड आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। हम एक मार्गदर्शक के तौर पे आपके साथ हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अविनाश सर हमेशा से ही बहुत डिसिप्लिन थे। और डिसिप्लिन तो इनके एक, जिसे कहते हैं, ब्लड में है, क्योंकि सर का एक वास्ट एक्सपीरियंस है डिफेंस का। तो वो मैं भी सीखता हूँ। मैंने हमेशा ये चीज कही है कि मेरे जितने भी डिफेंस के सर लोग हैं उनसे मैं हमेशा बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, क्योंकि सर लोगों का जो एक जीवन का रूटीन है जीने का, शायद मैंने अब जाके काफी हद तक उसमें कमांड पाई है। शुरू में मैं भी बहुत लेजी हुआ करता था, लेकिन एज अ टीचर जब मुझे डिफेंस के सर लोग ऑफलाइन में भी मिले, वहां से मैंने उनका रूटीन देखा, सर लोगों से मैं मिला। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि सर का वो डिसिप्लिन, जैसे आप सभी लोग सुन ही रहे हैं कि सर सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं और वापस से 8 बजे जो है वो जॉब पे जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, अविनाश सर आप मानिए, इम्पॉसिबल है। मतलब ये सर उस ये भी देखना, मतलब मैंने भी खुद देखा है, अभी नोटिस खुद को किया है सर, जी। कि अभी मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूटता नहीं सर। मतलब ऑफिस का मैसेजेस भी आते रहते हैं और कुछ थोड़ा, क्योंकि दिन भर हम मोबाइल टच नहीं कर पाते, शाम को मोबाइल पकड़ते हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स का ज्यादातर ध्यान मोबाइल पे रहता ही होगा सर। नहीं, यहाँ पे मेरा अगला सवाल आपसे सर यही था कि आज के टाइम के बच्चे जो हैं वो, सर मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं सर कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर। अभी मतलब मैं क्या बताऊं, मैं पूरा दिन पढ़ने का, आज एक वो कोई बात हुई सर उसके कारण मेरा 3 दिन तक दिमाग खराब रहा सर, 3 दिन तक मैं चाह के नहीं पढ़ पाया। और सर हमने देखा है सर, सोशल मीडिया का एडिक्शन बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा हो गया है सर। आप सर बीइंग सर एसबीआई, या फिर मैं कहूँ एक सीनियरिटी के लेवल पे, आप सर क्या संदेश देंगे उन बच्चों के लिए जो सर अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं, जिनको ये तो पता है कि लाइफ में क्या करना है, लेकिन अपने डेली रूटीन को सर वो बदल नहीं पा रहे हैं। उनको अपना ड्रीम चेज करना सीखना पड़ेगा सर, कि खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मेरे को ये नौकरी चाहिए ही चाहिए करके सर। आज के टाइम पे बहुत कम बच्चे हैं जो एज अ बैंकर बन के आना चाहते हैं कि मैं बैंकर बनना चाहता हूँ सर। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम है जो बोलते हैं मैं बैंकर बनूंगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा एक स्पेसिफिक फील्ड में। ज्यादातर बच्चों को नौकरी ही चाहिए रहती है कि हमको एक सरकारी जॉब लग जाए। और बैंक का इसीलिए लोग पढ़ते हैं क्योंकि 6 महीने के अंदर बैंक सब कुछ नौकरी पकड़ा पकड़ा देती है, सीधा एग्जाम एग्जाम खत्म करके सर। इससे फास्ट नौकरी और कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है सर एट प्रेजेंट। तो आपको पहले मतलब ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को ये नौकरी क्यों चाहिए, और चाहिए तो अपने आप को इतने मोटिवेट कर देना है कि इसके बगैर मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। खुद को उसमें ढालना ही पड़ेगा सर, बिना उसके कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया को छोड़ना ही पड़ेगा सर, एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा प्रभाव है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अभी न्यूज जैसे सब, मेरे टीवी में केबल नहीं लगा हुआ है, न्यूज हम देखते नहीं सर। जी। क्योंकि न्यूज आजकल ऐसी चीज होगी, आप एक टॉपिक पकड़ोगे फिर आप देखना शुरू करोगे और देखते देखते कितना 2 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा सर। न्यूज देखते नहीं तो बाहर दुनिया का पता नहीं, हम कुछ और ही काम करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपने फेसबुक अनइंस्टॉल कर लिया तो आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक में चल के आ रहा है, आपका दिमाग उधर रहेगा नहीं सर। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करते जाइए सर जब तक नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद तो बहुत टाइम पड़ा है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, सुबह से वहाँ ऑफिस से आने के बाद मेरे पास काम क्या रहता है, मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ सर।
नहीं नहीं बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल, और ये सारी बातें मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं समझनी चाहिए अविनाश सर क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत डीप बात कह रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि ये हर वर्ग को सुनना चाहिए। मतलब सही बात है कि आप न्यूज देख के भाई, देश में आप स्टूडेंट हो, समझना मेरी बात को, देश की जीडीपी बहुत ऊपर गई, बहुत नीचे गई, देश की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चल रही, बहुत खराब चल रही है। उससे आपसे हमें क्या क्या फर्क पड़ रहा है? आपसे क्या मतलब है? आप अभी कौन सा योगदान कर रहे हैं बताइए आप। वही वही सर, मतलब हमें हमारी अभी मतलब हम अभी भी वेले बैठे हैं, अभी भी वेले ही बैठे रहेंगे, वो चाहे जीडीपी ऊपर जाए नीचे जाए। अब जो नौकरी में है तो पेमेंट उतनी ही आनी है मंथ एंड में, कुछ बढ़ के नहीं आएगी अगर पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई तो भी। जी बात वही है सर। तो उसमें इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि जो हमें अभी करना है वो करिए सर। बिल्कुल 100% सर। और ये मतलब मुझे बहुत खुशी है, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मुझे लगता है जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे ये सर की इस बात को जरूर फॉलो करेंगे कि आप ये समझिए कि आपके लिए सबसे जरूरी फिलहाल क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये कोई बार बार नहीं बताएगा, है ना। मैं अविनाश सर से बार बार टाइम नहीं लूंगा कि सर आइए एक बार और आप ये बात बता दीजिए। सर के पास भी अपने काम है, मेरे पास भी अपने काम है। बट आप अगर ये आज की कन्वर्सेशन को समझ गए, इम्प्लीमेंट आपने कर लिया, तो शायद आपको 2024 में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। अविनाश सर, 3 एग्जाम आपने बैक टू बैक क्रैक किए सर, और हर एक बच्चा जो अभी हमें देख रहा होगा वो यही कहना चाह रहा होगा अविनाश सर से कि सर वो मंत्रास हमें भी बता दीजिए कि सर कैसे क्या क्या करें हम, कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, तुम्हारा भी वैसे ही होगा जैसे मैंने कर लिया है सर। हम्म, सर वही है सर, टीचर्स को फॉलो करो सर। टीचर्स बोलते हैं कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आजकल आप भी बता रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ना है, क्या आपका टाइम शेड्यूल रहना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए, सब आप बता रहे हैं सर। तो उसको फॉलो, पहले तो आपको टीचर्स को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। मेन तो यही है कि आपके टीचर्स ने आपको बोला ये करना है और आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो आधी जंग वहीं जीत गए सर आप लोग। उसके बाद फिर आपका खुद का भी आता है, सर ने 2 मॉक बोला है तो नहीं मैं 3 मॉक लगाऊंगा, सर ने 4 बोला है तो मैं 5 लगाऊंगा, सर ने ये कॉन्सेप्ट बोला है तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लूंगा मैं। तो ऐसे ऐसे करके आप खुद को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर में जाइए और स्पीड बढ़ाइए। आप भी हमेशा बताते हैं स्पीड ही बढ़ाना है हमको। स्पीड बढ़ाने के साथ साथ हम कितने करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्यूरेसी हमारा एकदम कितना होता है वो हमें देखना है सर। क्योंकि ये नहीं कि आपने 10 क्वेश्चन बना दिया, एक्यूरेसी आपका 50% है, कि उससे कोई हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं वाकई सर, आज आपने जितनी भी बातें बताई हैं, मुझे लगता है जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे अभी, वो सारे इसको जरूर फॉलो करेंगे। और बहुत आपने सटीक बातें बोली हैं सर, मतलब मैं इसके लिए बहुत बधाई दूंगा सर आपको। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो शब्द होते हैं वो आपने दिए हैं सर, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे वो जरूर आपकी इस बात को फॉलो करेंगे सर। कैसा चल रहा है सर एसबीआई में, और कैसा सर लाइफस्टाइल आपका भी कितना चेंज हुआ सर? आई थिंक आपका 2 से 3 साल का अनुभव हो गया सर अभी बैंक का। हाँ सर, ग्रामीण का 11 महीना रहा, उसके बाद अभी 2 साल इधर पे एसबीआई का हो रहा है सर। तो है सर, ग्रामीण से आप जब एसबीआई में आते हैं तो थोड़ा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्रामीण में कस्टमर आपको जितने मिलेंगे उसका 10%, मतलब 10 गुना यहाँ पे मिलेंगे सर एसबीआई में। तो है लेकिन वही चीज है सर कि आप वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। मैं अभी 1.5 साल मैंने ब्रांच में काम किया सर। लेकिन धीरे 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 आप जैसा जैसा काम करेंगे आपको मैनेजमेंट देखता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस काम को कैसे कर रहे हैं, ये माइन्यूटली ऊपर ऑब्जर्व होता है सर। आपका एचआर होते हैं ऊपर, सीएम चीफ मैनेजर्स होते हैं, वो धीरे धीरे बातें फैलती हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एनपीए मैनेजमेंट में सीधा उठा लिया ब्रांच से सर। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट मैं खुद के लिए मानूंगा सर, कि ब्रांच से सीधा 1.5 साल में आप रीजनल ऑफिस में आ जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर वही बात सर कि मैं फॉलो करता हूँ सर एक्सपीरियंस को कितना 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 डिफरेंस होता है अविनाश सर एक ब्रांच की वर्किंग में और एक रीजनल ऑफिस की वर्किंग में सर? कस्टमर का ही फुटफॉल जीरो हो जाता है सर, मेन तो वो है।
बट प्लस यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचेस में क्या होता है कि आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, और रीजनल ऑफिस में आते आप ब्रांच के लिए काम करने लग जाते हो। तो जहाँ आप वो ब्रांच में रह के एक ब्रांच का काम कर रहे होते हो, वहाँ रीजनल ऑफिस में जाके आपके अंदर जितने ब्रांचेस है उसके लिए काम करने लग जाते हो। काम राइट। बढ़ जाता है, कस्टमर डीलिंग कम हो जाती है, लेकिन काम बढ़ जाता है सर। मतलब जो एक भाई रीजनल ऑफिस में यही है कि भाई ब्रांच वाले काम आपको कस्टमर हैंडलिंग नहीं करना होगा, लेकिन काम तो फिर भी आपको करना ही होगा। जी सर, जी सर। और थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो आज हमें सबसे पहले हम सभी लोग बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश सर का, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया है। और सर से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि सर मैंने अभी 2024 में नया इनिशिएट किया है, और आप चिंता मत करिए, मैं टाइम टाइम पे अविनाश सर को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाता रहूंगा, ताकि सर जो है जी वो सर। अपने अनुभव जो है वो साझा करें बच्चों के बीच में। क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे बहुत खुशी होती है वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अभी अलग अलग बैंक्स में, आप देख रहे होंगे लगातार इसमें इंटरव्यू मैं जो है वो देता जा रहा हूँ, और यही मेरा उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट्स आज अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, सब अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएं, ताकि जो नए बच्चे हैं जो अभी परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, आप समझिए कि जो दिक्कतें आज आप झेल रहे हैं कभी सर ने भी झेली हैं, जो क्रिटिसिज्म आपने कभी अभी महसूस कर जो है वो कर रहे हैं सर ने भी महसूस की होंगी। तो रास्ते सबके वही हैं, आपकी थॉट प्रोसेस मैटर करेगा कि आप उसमें किस तरह से अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं, वही मैटर करता है। अगर आप इमीडिएट, क्योंकि संसार तो 99% डिमोटिवेट करने के लिए बैठी हुई है, और अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आप साइड हो जाइए, है ना, फिर रेस ये आपके लिए नहीं है। तो आपको इस रेस में कई तरह से जो है वो मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कई ऐसे चैलेंजेस को आपको देखने होंगे जो शायद आपने जिंदगी में कभी ना देखे होंगे। सर कई स्टूडेंट्स होते हैं सर, 12th में सर वही 1 महीने पहले स्टडी किया, एग्जाम क्रैक हो गया। डिग्री में सर 1 महीने पहले स्टडी, डिग्री में सर एक दिन पहले स्टडी किया, एग्जाम क्रैक हो गया। और उनको लगता है सर कि गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में भी बस 1 महीने की प्रिपरेशन है, जी चीजें। हाँ, ये है सर। यही चीज सोचते हैं सर कि लेकिन ये वो नहीं है जो आप स्कूल में देख के आए हैं। जो थ्योरी पार्ट है यहाँ पे, आप जैसे ही और लोग बैठे हैं सर, और आपसे ज्यादा काबिल हैं। और वैकेंसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप उसके 1% भी नहीं है जो आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं, और आपको उसमें से निकालना है। और दूसरा चीज बोलूंगा कि नहीं करने के आपके पास 100 बहाने होंगे, कि इसने वो मेरे को ये कर दिया, इसने वो बोल दिया, लेकिन वही चीज आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक ही बहाना काफी है कि मेरे को नौकरी चाहिए सर। 100% सर, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आज आपने टाइम दिया हमें सर, और आपके भविष्य के लिए सर हम बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस करेंगे सबसे पहले सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद जितने बच्चों के मन में जितनी भी क्लैरिटीज नहीं होंगी, आपने जिस तरह से लोगों को समझाया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है, कौन कौन से माइंड के हर्डल्स हैं जिनको आपको साइड करके अपने एग्जाम को जो है वो देना होता है। सो वंस अगेन अविनाश सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अविनाश सर, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करी। उन्होंने ये बताया कि फेल्योर जो है वो होते हैं, नॉर्मल चीजें हैं, क्रिटिसिज्म आता है, माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, डिमोटिवेशन आता है, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपको रीजन पता है तो आपको रुकना नहीं है। अगर आपको क्लियर है कि आपको क्यों करना है, तो आप यकीन मानिए गिरते गिरते सही मंजिल में तो जरूर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट सेशन में किसी और अविनाश सर के साथ हम होंगे, और उनकी भी सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और मोटिवेट होंगे कि अगर सर कर सकते हैं तो हम भी जरूर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।